अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज 4 अप्रैल थी और 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी होती है। ये दिन मुझे इसलिए भी याद रहता है कि इस दिन मेरा जन्मदिन होता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जियो और जंग न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब ने भुट्टो के जेलर मजीद कुरैशी साहब का एक इंटरव्यू किया है। ये इंटरव्यू इंकशाफात से भरपूर है और बड़े-बड़े राज मुनकशफ हुए हैं और ऐसे राज मुनकशफ हुए हैं कि जिसके सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको अंदाजा होता है कि ये तारीख का किस कदर स्याह बाब है। उस वक्त शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जान के दर पे कौन सी शख्सियात थी, वो ताकतवर हल्के कौन से थे और असल में हुआ क्या था। ये वो मास्टरपीस है। एजाज सईद साहब, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया है और ये आप ही कर सकते थे। और ये जो मास्टर क्लास है या मास्टरपीस है, इसको तारीख की किताबों का हिस्सा होना चाहिए। इसे मुताले पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए और इस इंटरव्यू को जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उनको लाजमी सुनना चाहिए। मजीद कुरैशी साहब ने बहुत सारी बातें की हैं। ये कोई 17-18 मिनट्स का जो क्लिप है मेरी नज़र से गुजरा और वो देखकर यकीन कीजिए रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी-ऐसी चीज़ें कि आज आपको लगता है कि जजेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए गए। आज के पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि उनकी जेल के अंदर कैमरा फिट कर दिया गया, उनके कमरे में कैमरा फिट किया गया, वीडियोज़ बनाई जाती रही हैं और वीडियोज़ के ज़रिए से ब्लैकमेल किया जाता है। आज जजेस ये कहते हैं कि किसी के बरादर-ए-निस्बती को उठा के अगवा कर लिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए। इमरान खान साहब ये कहते रहे कि उनके लोगों को उठा के नंगा किया जाता है। तो इस इंटरव्यू को सुन के अंदाजा हुआ कि ये रीत कोई 21वीं सदी की यानी नई नहीं है, ये रीत पुरानी है और ये रीत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी ये बरती गई थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिस वक़्त उनको हैंग किया गया तो उससे चंद लम्हे पहले जो मजीद कुरैशी की जेलर की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ गुफ्तगू है, वो गुफ्तगू सुनने से ताल्लुक़ रखती है। भुट्टो साहब को टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ अंदाजा नहीं था कि स्टेट उनके साथ ये कर सकती है। उनको ये अंदाजा नहीं था, उनको लग रहा था कि शायद उनको तोड़ने के लिए खौफ और हरास का माहौल पैदा किया जा रहा है। उनको हरासा किया जा रहा है कि वो कहीं ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद जो स्टेट चाहेगी वैसा करने पे आमादा हो जाएंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है स्टेट। लेकिन जब तक उनको तख्ता-ए-दार तक ले जाया नहीं गया, जब तक गले में फंदा डाल नहीं दिया गया, भुट्टो साहब को इसका अंदाज़ा नहीं था। और वो कहते हैं कि भुट्टो साहब को 4 आदमियों ने उठा के स्ट्रेचर पे डाला था और उससे पहले जब उनकी विल के लिए आए थे, तो वो कहते थे कि मेरी कोई विल नहीं है। मैंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से जो कहना था, वो कह दिया और मेरी विल अब तारीख की किताबों में लिखी जाएगी। और यही हुआ। आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना दिया हुआ फैसला है, वो गलत था, बदनीयती पर मबनी था। तो हिस्ट्री जहाँ करेक्ट हो रही है, वही हिस्ट्री की इस बाब को, इस तारीख और स्याह बाब को ओमिट करने की बजाय बताना चाहिए कि ये स्याह बाब असल में था क्या और हु वाज़ स्टैंडिंग एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। और कुछ दोस्तों का तो ख़्याल ये है कि जिस जगह पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, वहाँ पर उनकी यादगार तामीर होनी चाहिए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ख़िराज अक़ीदत पेश किया जाना चाहिए। भुट्टो साहब को जब हैंग कर दिया गया, मैं ज़रा मुख्तसर करता हूँ, भुट्टो साहब को जो हैंग किया गया और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि कहते हैं कि 23 मिनट तक उनकी लाश झूलती रही और 23 मिनट तक वो हरकत व हरारत जिस्म के अंदर मौजूद थी। 23 मिनट के बाद डॉक्टर्स गए उस कमरे के अंदर जहाँ नीचे वो लाश झूल रही थी और चेक करने के बाद जब डॉक्टर ने अटेस्ट किया, वेरीफाई किया कि भुट्टो इज़ नो मोर, तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को वहाँ से स्ट्रेचर पे डाल के तो गुस्ल के लिए ले जाया गया। जिस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे फांसी-वांसी दी जा रही थी, भुट्टो साहब क्या कर रहे थे, उनकी वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे, क्या हो रहा था उस वक़्त, कितने लोगों ने पकड़ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस तख्ते तक कौन लेकर गया, ये सारे मनाज़िर को अक्सबंद किया जा रहा था। और मजीद कुरैशी साहब कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कैमरा जो उन दिनों में ज़ाहिर है बड़े कैमराज़, पीडी कैमराज़ हुआ करते थे वीडियोज़ के लिए, तो कैमरा लेके एक शख्स खड़ा हुआ था। एजाज़ सईद साहब ने पूछा है कि कुरैशी साहब ये कैमरे वाले से आपकी कोई बात हुई? कौन था? कहाँ से था? वो कहते हैं जी हम उससे बात नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे फ़ौज के लोग मौजूद थे और उनकी तरफ से कोई कैमरामैन डिप्यूट किया हुआ था। वो उनका कैमरामैन था। यानी ये तमाम तर मनाज़िर फ़िल्म बंद हुए। भुट्टो साहब का अराइवल, तख्ता-ए-दार तक पहुँचना, झूलना, नीचे जाना, ये सब अक्सबंद हो रहा था। एक-एक मोमेंट को अक्सबंद किया जा रहा था। सितम ज़रीफ़ी ये है
कि जब भुट्टो साहब को गुस्ल के लिए ले जाया गया, उनके कपड़े उतारे गए, जो लाश थी, उस लाश की भी वीडियोज़ बनाई गई। यानी वीडियोज़ बनाने वालों ने लाश को भी नहीं छोड़ा और भुट्टो साहब के बरहना जिस्म की वीडियोज़ भी बनाई गई। अब इसके पीछे मोटिव क्या था? अगर आप वो इंटरव्यू सुनेंगे तो कुछ अंदाज़ा तो आपको हो जाएगा कि इंटेंशन वीडियोज़ बनाने वालों के पीछे क्या थी। वो क्या देखना चाहते थे? मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यकीन कीजिए कि ये सुन के अफ़सोस होता है, सर पीटने का जी चाहता है। ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ और ये सारे मामला जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए हैं और पता नहीं हल होगा या नहीं होगा, ये भी एक डरावना ख्वाब ही होगा, ये अफ़साना बन जाएगा। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, ये नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम होगी। पता तो चलना चाहिए कि कौन है। वैसे तो समझदार पाकिस्तानियों को इशारा ही काफ़ी होता है, वो समझते हैं। लेकिन तारीख में कुछ चीज़ों को करेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को सामने आना पड़ता है और ज़रा दलेरी का मुज़ाहिरा करना पड़ता है, ताकि पता चले कि राइट हिस्ट्री और राइट साइड पे खड़ा कौन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो जमात-ए-इस्लामी कराची के अमीर थे, अब वो जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान के अमीर बन गए हैं। जो बड़ी बुनियादी और देखने वाली बात है और एप्रिशिएट करने वाली बात है, सराहने वाली बात है। लिबरल्स वैसे इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं और उनकी तनकीद इस वजह से है और जमात-ए-इस्लामी से ख़ास तौर पे जो मुखासमत है बतौर जमात, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी इसमें कितनी ख़वातीन वोटर्स ने वोट किया। मैं इस तनकीद में नहीं जाना चाहता। जो बात एप्रिशिएट करने वाली जमात-ए-इस्लामी की है वो ये है कि जमात-ए-इस्लामी का 1941 से लेके आज तक हर 5 साल बाद इंतखाब होता है। ये 19वां इंट्रा पार्टी इलेक्शन था और छठे अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब को बतौर छठा अमीर जमात-ए-इस्लामी का मुंतखब कर लिया गया है। जमात-ए-इस्लामी के पहले अमीर जो है मौलाना अबुल अला मौदूदी थे, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं थे। जो तीसरे अमीर थे काज़ी हुसैन अहमद साहब थे, बहुत पॉपुलर थे। फिर सैयद मुनव्वर हसन साहब को भी हमने देखा। फिर उसके बाद सिराजुल हक साहब को भी देखा। अब हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब हैं। अब भी जब इंतखाब हुआ है, तो टोटल जो ख़ास तौर पे अरकान हैं, जो जमात-ए-इस्लामी के अरकान हैं, ये वोटर सपोर्टर्स की बात नहीं हो रही, 45,821 जो जमात-ए-इस्लामी के अरकान हैं, 19 फरवरी से बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल शुरू हुआ था और 45,821 कारकुनान को बैलेट पेपर्स तक़सीम किए गए। और फिर जो इलेक्शन कमीशन के सदर हैं राशिद नसीम साहब, उन्होंने ये बताया कि 82% वोटर टर्नआउट रहा, यानी भरपूर लोगों की शिरकत रही और 3 कंटेस्टेंट्स थे। यानी 3 कंटेस्टेंट्स को तो अमीर नामज़द करता है, लेकिन वो कहते हैं कि कारकुनान अपनी पसंद के किसी भी कैंडिडेट को वोट कास्ट कर सकते हैं। 3 जो कैंडिडेट्स दौड़ के अंदर थे, अमीर की तरफ से नॉमिनेटेड थे, एक सिराजुल हक साहब थे, दूसरे लियाकत बलोच साहब थे और तीसरे हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब थे। और जो एप्रिशिएबल बात है कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब वो आदमी है जिन्होंने बतौर स्टूडेंट लीडर जमात-ए-इस्लामी के अंदर कदम रखा और इस्लामी जमीयत तलबा से बड़े फ़ाल रहे। फिर यूनियन काउंसिल लेवल से आए, ग्रास रूट लेवल से आए, फिर कराची वस्ती के अमीर बने, फिर पूरे कराची के अमीर बन गए और आज जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान के अमीर बन गए हैं। आई हार्डली सी एनी पॉलिटिकल पार्टी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई एक वर्कर जो ग्रास रूट लेवल का है, वो किसी पार्टी का सदर या अमीर बन सके। क्या नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी में कोई सोच सकता है कि एक वर्कर आए और स्ट्रगल करके, एफर्ट करके, कोई ख्वाजा इमरान नज़ीर जैसा पार्टी का सदर बन जाए, कोई ख्वाजा साद रफ़ीक जैसा बन जाए, कोई एहसन इकबाल जैसा बन जाए? आई हार्डली सी एनीवन, इवन पीपल्स पार्टी के अंदर भी। तो जमात-ए-इस्लामी शुड बी गिवन क्रेडिट कि जमात-ए-इस्लामी वो पार्टी है जिसने अपने आप को जमहूरी पार्टी साबित किया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जिसके तवातुर से कभी भी डिले नहीं हुए हैं और हर 5 साल के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि महमूद खान साहब की एक वीडियो वायरल है। महमूद खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब अभी भी उनके लीडर हैं। ऑल्दो आपको ये बता दूँ कि महमूद खान साहब वो थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी की थी और फिर परवेज़ खटक साहब ने जो पार्टी बनाई थी, परवेज़ खटक की पार्टी में ये शामिल हो गए थे और अब उनको फिर से इमरान खान की याद सताने लगी है। अब वो ये कहते हैं कि मुझे भी फॉर्म 47 के हवाले से ऑफ़र हुई थी, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया और सवात बतौर चीफ मिनिस्टर केपी, सवात में को 5 अरब के तरक्याती काम थे, उनको रोक दिया गया है। मेरा दिल गिरफ्ता है, बहुत अफ़सुर्दा हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो महमूद खान साहब को ट्रोलिंग का सामना है और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार की थी, खैर बात कह दिया था, अब वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी से एक बार फिर मरूब होके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आई होप कि जो बात आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, दिल से पहुँचाने की कोशिश की है, दिल तक पहुँची होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।